सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों की जिज्ञासा आई है कि ब्राह्मण बुद्धिमान थे, क्षत्रिय वीर थे, वैश्य धनी थे, शूद्र कला प्रवीण थे, मेहनती थे, फिर देश गुलाम कैसे हो गया? जो आए आक्रांता वे जीत कैसे गए? यह स्वाभाविक जिज्ञासा होती है और बहुत लोग ऐसा प्रश्न उठा रहे हैं। जो इस वर्ण व्यवस्था पर प्रश्न करते हैं तो वे इस प्रश्न को उठाते हैं और उनके हिसाब से ये वर्ण व्यवस्था गलत है। इसके कारण ही जो आए वे जीत गए। लेकिन फिर एक प्रश्न यह भी उठता है कि फिर वे जो आए जो जीत गए, फिर वे भाग कैसे गए? फिर वे हार कैसे गए? ठीक है, उन्होंने हरा दिया, लेकिन फिर वे हार के तो गए। लेकिन चलिए इस प्रश्न के पहले भाग का हल निकालने की कोशिश करते हैं। इसका आंसर बहुत सिंपल है, कोई कठिन आंसर नहीं है। जो यहाँ की वर्ण व्यवस्था थी, यह है जो यहाँ की संस्कृति में रच बस गई थी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य था व्यक्ति को धर्मशील बनाना, नेक बनाना, एक बेहतर आदमी बनाना और मोक्ष परक बनाना, यानी सबको मोक्ष की ओर मोड़ना, यह उद्देश्य। यानी उसको एक सीधा सरल सच्चा आदमी बनाना, सत्यनिष्ठ बनाना, कर्तव्यनिष्ठ बनाना और सेवानिष्ठ बनाना, यह यहाँ का ध्येय था। युद्ध में क्या चलता है? युद्ध में दो चीज महत्वपूर्ण होती है। एक छल, धोखाधड़ी, व्यूह रचना। दूसरी जो है वह है टेक्नोलॉजी, तकनीक। आने वाले जो लोग थे, आक्रांता जो थे, वे संख्या में कम थे निसंदेह, परंतु उन्होंने छल प्रपंच का लाभ उठाया, जिससे यहाँ के लोग, अनजान तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उस क्षेत्र में कमजोर थे। क्योंकि छल को अच्छा माना ही नहीं जाता था, तो अधिकतर लोग सीधे साधे थे। किसी बात पर भरोसा कर लेना, विश्वास कर लेना और अतिथियों का स्वागत करना, उनको अपने यहाँ स्पेस देना, जगह देना, उनको टिकाना, उनके प्रति अच्छा बर्ताव करना, उनके प्रति दुर्व्यवहार की भावना नहीं रखना, ये सब जो यहाँ की जो अच्छी नीति थी वो इनके ऊपर भारी पड़ी। क्योंकि जो शत्रु है, शत्रु बन के आया है, वह आपकी अच्छी नीतियों का फायदा उठा लेगा। तो उसने यहाँ के जो लोग थे, उनकी जो अच्छी नीतियाँ थी, उसको उन्होंने कमजोरियों में बदल दिया और इसके कारण वे उस हर राज को जान गए जो सही है। क्योंकि यहाँ के लोग झूठ नहीं बोलते हैं, तो जो गोपनीय बातें थी वो उनको मिल जाती थी आसानी से। तो छल कपट में प्रवीण होना सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा। जो यहाँ की कमजोरी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन युद्ध नीति के लिए वह जरूर ही कमजोर पक्ष है।
युद्ध नीति में तो जो जितना धूर्त होगा, झूठा होगा, मक्कार होगा, जितना धोखा दे सकता है, षड्यंत्र कर सकता है, उतना ही सफल होता है। तो उस मामले में ये कमज़ोर थे और हारने के पीछे ही कारण थे। उस मामले में न ब्राह्मण चतुर थे, न क्षत्रिय चतुर थे, न वैश्य और न ही शूद्र। इनमें, इन वर्णों में बंटे हुए लोग में से कोई भी चतुर नहीं था उस मामले में, कोई भी धूर्त नहीं था, कोई पाखंडी नहीं था। इक्का दुक्का कोई होते थे तो उसको समाज में अच्छा नहीं मानता था, उसको बहिष्कृत कर दिया जाता था। ऐसे लोग जो इक्के दुक्के होते भी थे तो उसका समाज में अच्छा स्थान नहीं होता था, उसे हेय दृष्टि से देखा जाता था। और यही सबसे बड़ी मजबूती है। अगर आप इस्लाम को देखेंगे तो उसमें खाली धूर्तता, झूठ, ठगी, धोखाधड़ी, यही सब सिखाया गया। इसके कारण वे सफल रहे। अब वही नीति देखिए शिवाजी ने अपनाई। रामदास जो थे उन्होंने शिवाजी को वही नीति अपनाई, वही कहा कि तुम यही नीति अपनाओ। तो छापामार युद्ध से देखिए कितना शिवाजी सफल हुए, मराठा शासन स्थापित कर दिया। क्यों? वो कहाँ से फिर वही थे, कैसे जीत गए? बस उनकी वह थोड़ी सी नीति अपना ली, सरप्राइज अटैक, धोखा, तो बस थोड़ी सी नीति अपनाई, बस सफलता मिलने लगी। तो सबसे बड़ी कमजोरी मैं यही समझूंगा कि यह एक सबसे बड़ी कमजोरी थी जिसके कारण हुआ। हालांकि तकनीक भी बहुत बड़ा कारण होता है, लेकिन फिर भी अच्छी तकनीक के बावजूद भी वे हार जाते हैं। ठीक है, उनके पास तोप वगैरह थे, लेकिन उनकी संख्या कितनी थी? तोपों की बहुत थोड़ी संख्या थी, उनको घेर के मारा जा सकता था, तोप उनके धरे रह जाते। थोड़े से तोपों से पूरे देश को नहीं जीता जा सकता था। तो यह छल की नीति जो है इन लोगों ने नहीं अपनाई, वह सबसे बड़ा कारण था। दूसरा बड़ा कारण जो यह था वह यह था कि यहाँ एकता की कमी थी राजाओं में। एक राजा दूसरे राजा के साथ जल्दी सटता नहीं था, वह इसे दूसरे की समस्या समझता था, अपनी समस्या इसे नहीं समझता था और यह नहीं सोचता था कि यह कल मेरे लिए भी एक समस्या का विषय बन जाएगा। तो जब भी कोई बाहरी आक्रांता आते थे तो सारे मिलकर के नहीं लड़ते थे। अगर लड़ते तो वे कहीं नहीं टिकते और उनकी बुरी हार होती। तो एक तो छल और ये दूसरा जो है राजाओं में एकता की कमी। उनका व्यक्तिगत जो है आपसी, चाहे उनकी अपनी आपसी जो घृणा रही हो, प्रतियोगिता रही हो, आपसी शत्रुता रही हो, तो बड़ी विपत्ति के सामने में अपने कटुता नहीं भुला पाते थे और एकजुट होकर के उस पर हमला नहीं करते थे। यह एक बहुत बड़ा कारण रहा। अगर बाबर ने हमला किया तो जिस पर हमला किया वो सोचता था कि बस ये हमारे पर तो हमला किया नहीं है तो मुझे क्या गरज पड़ी है। वो ये नहीं सोचता था कि नहीं, हम सबको मिल करके लड़ना है, ये बाहरी आपस में तो हम लोग जैसे भी हैं रह लेंगे। तो यह एकता की कमी जो थी वह भी बहुत बड़ी कमी थी। और तीसरी बात जो थी वह यह थी कि जो टेक्नोलॉजी थी, निसंदेह मिलिट्री टेक्निक जो थी वो यहाँ की टेक्निक से कुछ तो बेहतर अवश्य ही थी, जिसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। घोड़े पर आना, तेजी से बाण छोड़ना, और बाण जो है घोड़े पर जो है जो धनुष है वो स्थिर रखा रहता था, वो खाली जो है तीर उसमें लगाते थे, छोड़ते जाते थे अंधाधुंध। और यहाँ के लोग तो हाथ में धनुष ले लेकर के छोड़ते थे। तो जब वहाँ पर वो धनुष गड़ा हुआ है, घोड़े में लगा हुआ है, तो बस सिर्फ खींचना है, तो जाहिर सी बात है उसको ताकत भी कम लगती थी, थकता भी कम था वह, और उसमें स्पीड भी ज़्यादा होती थी और वह ज़्यादा बैलेंस भी बना सकता था
और सबसे बढ़ के बात की वो एक एक साथ दो दो धनुष को देख सकता था, दो दो धनुष कर सकता था। वह टेक्निक जो थी वो ज़्यादा अच्छी थी, जो तेज रफ्तार से हमला करते थे और फिर हारने की नौबत पर वे भाग भी जाते थे। यहाँ के लोग घोड़े वोड़े पर चढ़ करके युद्ध करते थे, तो हाथी भी प्रयोग में लाते थे, घोड़े के अलावा रथ भी प्रयोग में लाते थे। तो जो हाथी है वो भारी है, ठीक है, वो कभी चलता है तो कुचलता चला जाता है, लेकिन कभी जब मुड़ता है, तीर से आक्रमण जब उस पर होता है खूब, तो मुड़ता है तो पीछे अपनी सेना को ही वो रोक देता है। तो यह एक बहुत बड़ी कमी थी और वे भागने में सफल होते थे हारते समय, यह भी एक बहुत बड़ी बात थी। तो यह तकनीक उन लोगों के पास नहीं थी, जिसके कारण भी यह रहा। और यहाँ के लोगों के लिए जासूसी करके, यहाँ के तोड़ फोड़ करके मिला लेना, गेट खुलवा देना राजाओं का, ये सब जो था, यह भी वे काम करने में सफल हो जाते थे। तो इस कारण से वे जीते। अंग्रेज़ों के पास तो मान लीजिए ये मुस्लिम आक्रांता थे, उनके पास तोपें थी, तो अंग्रेज़ों के पास राइफल वगैरह भी आ गए थे, बंदूकें थी, तो उसके माध्यम से भी वे जीते। तो टेक्नोलॉजी एक कारण रहा, लेकिन बहुत बड़ा कारण मैं नहीं मानता। बड़ा कारण तो मैं यह मानता हूँ कि इनकी आपसी एकता की कमी राजाओं की, और दूसरी कि छल कपट में प्रवीण नहीं होना। और जो अच्छापन है कभी कभी इनका जो है, जैसे कि लास्ट में जो किलिंग इंस्टिंक्ट जो होता है वह नहीं था। क्षमा यहाँ की बहुत बड़ी बात होती थी। तो कितने जो बाहरी आक्रमणकारी थे वे हारे भी, तो हारे तो उस वक्त उन्होंने पैर पकड़ लिया, क्षमा मांग लिया, छोड़ दिया गया उनको, जबकि वे कभी क्षमा नहीं करते थे, वे सदैव मार देते थे। तो उनकी इस बात को नहीं सीखा इन्होंने कि शत्रु को बिल्कुल जिंदा मत छोड़ो। तो उसको समाप्त कर देने वाली जो लास्ट तक उसको समूल नाश कर देना, यह इंस्टिंक्ट नहीं था। क्षमा मांगने पर क्षमा क्यों दें? क्षमा करने लायक जो अपराध होता है उस पर क्षमा किया जाता है। ये अपराध क्षमा करने लायक ही नहीं है। आपने आक्रमण कर दिया, आप मारे जाओ, तो उसको लास्ट तक खत्म कर देना चाहिए था, जो नहीं किए। तो ये क्षमाशीलता का जो गुण है यह दुर्गुण में बदल गया वहाँ पर। अब बदल जाता है, बहुत तेरे बदल जाता है, क्योंकि यह न्याय के रास्ते में आ जाता है। क्षमा करेंगे तो आप जो न्याय होना चाहिए उसके बाधा में आ जाएंगे, तो आप वहाँ पर अन्यायी हो जाते हैं। तो यह प्रकृति फिर बदला लेती है आपसे। न्याय में हस्तक्षेप करेंगे तो बदला लेगी। तो न्याय की प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया यहाँ के लोगों ने, क्षमा किया तो बदला लिया गया। शत्रु के प्रति न्याय यही है कि उसका नाश किया जाए। शत्रु के प्रति न्याय यही है। ये यहाँ का, ये पूरे अस्तित्व की यह एक कानून है, समझ लीजिए। और इसको जब नहीं मानेंगे तो इसका पालन चाणक्य ने किया था, इसका पालन भगवान श्री कृष्ण ने किया था। तो वह समझना बहुत जरूरी है। कुछ ही लोग यहाँ थे जिन्होंने पालन किया, वे निहायत सफल रहे थे। और जो पालन नहीं करते थे, जो ज़्यादा क्षमाशीलता के उपदेश, जो साधु संतों के उपदेश होते हैं, वे मोक्ष परायण उपदेश हैं। वे सभ्य लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए, सज्जन लोगों के लिए उपदेश हैं। वे आक्रमणकारियों के लिए उपदेश थोड़ी होते हैं कि आप उन पर, आक्रमणकारियों के ऊपर उसको लागू करें। अतिथि देवो भव कह करके उसको अपने घर में बिठा लें, अपने किले में प्रवेश करा दें। उनको तो आप मार दीजिए, जहाँ पाइए वहीं मारिए। उन्हीं को नहीं, उनके सपोर्टर को भी मार दीजिए, उनके समर्थकों को भी मार दीजिए। तो ऐसा यहाँ नहीं था। यहाँ क्षमाशीलता और अतिथि देवो था, उसके कारण जो है इन लोगों ने अपना नाश कराया। और जो एकता वाली बात है, वह मेरी समझ में तो ये जो है 3 फैक्टर जो हैं,
ये मुख्य रहे हैं विनाश में। और इससे ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान नहीं थे, बुद्धिमान तो थे ही, सचमुच में बुद्धिमान थे, उन लोगों से बहुत बुद्धिमान थे। वे आखिर किस चीज़ में बेहतर थे? उनके पास कौन सी प्रणाली थी? उनके पास समाज को एक बेहतर दिशा देने के लिए कुछ नहीं थी। वे युद्ध में बस आगे थे, इसीलिए क्योंकि वे उसी के बल पर जीते थे। अगर आप देखें मुसलमान आक्रांताओं को, तो उनके पास जीने का जो जरिया था वो बस वही था, युद्ध ही था। हमला करना, लूटना पाटना और उसी के आधार पर जीना। तो उसी क्षेत्र में वो प्रवीण हो गए थे। उन्होंने अपने समाज के लिए कौन सी व्यवस्था दी थी? न उनके पास कोई टेक्नोलॉजी थी जिससे कि कुछ सार्थक उत्पादन कर सकें, चाहे कृषि का उत्पादन हो, चाहे उद्योग का उत्पादन हो, उसमें भी कोई आगे नहीं थे। न आर्किटेक्चर में, न पेंटिंग में। जितने सभ्य समाज के लिए जितने सकारात्मक गुण होते हैं, उनमें किसी में भी वे आगे नहीं थे। लेकिन चूंकि वे जीते ही थे युद्ध पर, तो इसीलिए युद्ध में तो आगे थे, ये तो मानना पड़ेगा। वे जीते ही थे युद्ध में, तो उनकी आजीविका था। तो जिसका वो आजीविका हो जाए तो वो स्पेशलाइज तो हो ही जाएगा उसमें। तो उनका वो आजीविका था जीने का, इस कारण वे जीत गए। अब अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेज भी धूर्त थे। हालांकि उनका वही एक आजीविका नहीं था। उन्होंने तकनीकी रूप से कुछ एडवांसमेंट हासिल किया था, निस्संदेह। औद्योगिक क्रांति हुई थी तो वहाँ उन्होंने कुछ तो उपनिवेश खोज रहे थे वे, जहाँ वे बेच सकें अपने सामानों को। तो उस क्षेत्र में वो तो व्यापार में और मिलिट्री साइंस में, दोनों में वे प्रवीण थे। उसमें उन्होंने वो किया, लेकिन उतना के बावजूद भी वे नहीं सफल हुए होते। अगर यहाँ के लोग, यहाँ के राजा उतने धूर्त नहीं, अगर धूर्त रहते, उतने सीधे सरल नहीं होते, तो वे सफल नहीं होते। और अगर इनमें एकजुटता होती तो सफल नहीं होते। तो ये दो मुख्य कारण हैं। मात्र चंद राइफलों को लेकर के, चंद लोगों को लेकर के, कुछ बंदूकें लेकर के आप इतनी बड़ी आबादी को नहीं जीत सकते। तो ये दो कारण हैं जो मैं समझता हूँ इसके कारण हुए। लेकिन आप देखेंगे कि फिर वक्त पलटेगा और जो वक्त पलटा है, समय ने करवट ली है। तो समय ने क्या करवट ली? हमारे पास जो अच्छाइयाँ थी वो तो रह गई, जो हमारे में कमियां थी वह हमने सीखा इससे। ठीक है, सीखने में हमें बहुत साल लग गए, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि यहाँ के चरित्र में, प्रकृति में रच बस गया था। अच्छी बातें, सभ्यताएं इतनी रच बस गई थी कि बुरी बातों को जगह हमने नहीं दिया। लेकिन हम समझे कि बुरी बातें भी महत्वपूर्ण होती हैं। दुष्टों से निपटने के लिए बुरी बातों का होना भी बहुत जरूरी है। आपके पास वो किलिंग इंस्टिंक्ट भी चाहिए। तो वह सीखने में समय लगा। तो अब जो है फिर उनको जवाब दिया जा रहा है। और भारत फिर देखिए बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और भारत फिर पछाड़ेगा। अगर भारत ने अच्छा से सबक सीख लिया तो, और अगर फिर वही गलती की, फिर अत्यधिक साधुता जो है वह नुकसानदायक हो जाएगी। कहाँ पर उंगली टेढ़ी करनी है, कहाँ सीधी रखनी है, इसका भान हर समय रहना चाहिए। और शत्रु को कभी बकसना नहीं चाहिए। अगर भारत इस चीज़ को समझता रहा, चलता रहा, तो भारत बहुत तेज़ी से फिर आगे बढ़ेगा। अभी भारत जो है विश्व की जो है चौथी इकोनॉमी हो गई है, अमेरिका, चीन और जापान के बाद। और बहुत जल्द वह जापान को पछाड़ के तीसरी बन जाएगा। तो भारत तेजी से प्रगति कर रहा है और करेगा। और वे जो जिनका मुख्य जो था वो धूर्तता ही था,
वे बहुत लंबे समय तक बहुत लंबी रेस का घोड़ा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस सभ्यता की धारा तो बहुत लंबी न है। तो वे अंत में अपने स्थान को प्राप्त हो जाएंगे।